हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से तीसरा स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है, चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। चैप्टर का नेम में ही है कि इसमें दो स्टोरी हमें पढ़ना है। पहला स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। इसके ऑथर है लियाम ओ फ्लेहार्टी और इसके ऑथर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। राइटर्स का नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। दोनों ही स्टोरी फ्लाइंग के बारे में, उड़ने के बारे में है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि पहले स्टोरी में ये स्टोरी है अ यंग सीगल के बारे में। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है, ओशंस और वाटर बॉडीज़ के आसपास पाया जाता है, ठीक है। इनका मेन खाना फिश होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा सीगल है, उसको फ्लाई करने में डर लग रहा है। हाउ डज ही कनकर हिज फियर, तो अपने डर को वो कैसे ओवरकम करता है, कैसे उस पर काबू पाता है, वही हमें इस स्टोरी में पढ़ना है। देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट, यही फर्स्ट फ्लाइट इस बुक का भी नाम पड़ गया है, ठीक है। देखिए द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, और यहाँ पे इसका मीनिंग है क्लिफ। लेज का यूजुअल मीनिंग होता है कि वॉल में जो रेक निकला होता है, शेल्फ, उसी को लेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी में लेज का मतलब है एक क्लिफ। क्लिफ आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं, उसी को क्लिफ बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। ऐसा खड़ा चट्टान और यहाँ पे पानी रहेगा, तो उसी क्लिफ पे, लेज पे कौन है, यंग सीगल है, ठीक है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। फैमिली के बारे में बताया हुआ है। उसके फैमिली में उसके दो भाई थे और उसकी एक बहन। दोनों, ये तीनों लोग ही एक दिन पहले ही उड़ के चले गए थे। यही अकेला बच गया था उस लेज पे। क्यों बच गया था? क्योंकि ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई। इसको उड़ने में डर लगा। ये लोग तो उड़ के चले गए, ये नहीं उड़ पाया और लेज पे अटका रह गया। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. हुआ क्या था कि जब ये लोग उड़ने का तैयारी कर रहे थे तो ये भी यंग सीगल भी उड़ने का प्रयास किया। जैसे तैसे करके ये थोड़ा आगे दौड़ा था और टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज का एकदम ठीक किनारा, यहाँ से दौड़ते हुए एकदम ठीक किनारा तक आ गया, ब्रिंक तक आ गया। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और यहाँ किनारा पे आके अपना पंख भी फड़फड़ाया। ही बिकेम अफ्रेड, तभी क्या हुआ, उसको डर लग गया, ठीक है। ओवरवेल्म्ड विथ फियर, ये वर्ड याद कर लीजिए, फ्रेज, मतलब वो डर पूरा हावी हो गया उस पर। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और उसका डर का कारण ये दो रीज़न था। पहला रीज़न था कि क्लिफ के नीचे, ये लेज के नीचे यहाँ पे क्या था, ओशंस था, ओशन वाटर बॉडी था, ठीक है। और ये ओशन स्ट्रेच डाउन बीनीथ, मतलब काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। एक पहला रीज़न ये हो गया कि काफ़ी दूर तक पानी ही पानी दिख रहा था। और दूसरा रीज़न था लॉन्ग वे डाउन, इसका गहराई भी काफ़ी ज़्यादा था। अगर वो यहाँ से उड़ नहीं पाया और नीचे गिरा तो सीधा बहुत नीचे गिरेगा और हो सकता है वो मर जाए। माइल्स डाउन में यानी वेरी डीप, काफ़ी गहरा वो ओशन था, ठीक है। ये दो रीज़न का वजह से उसको डर लगा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वो अपने आप को सेल्फ डाउट करता है और वो सोचा कि मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और मैं नीचे गिर जाऊंगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। इसीलिए वो अपना सिर झुकाता है और वापस दौड़ के कहाँ चला जाता है, उसी होल में, उसी छेद में चला जाता है। लेज में बना हुआ था एक छेद, ठीक है, जहाँ पे वो रात में सोता था, ठीक है। मतलब वो वापस अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है। ये सब कुछ वर्ड लिख रखे हैं यहाँ पे, ये सब आंसर राइटिंग में आप यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। बस अभी आप अवेयर हो जाइए ये सब वर्ड से, फ्रेजेस से। आगे चल के बताएंगे कहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना है। आगे देखिए, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। काफ़ी अच्छा लाइन है ये। बोला गया है कि देखिए उसके जो भाई थे, दो भाई, और उसकी छोटी बहन जिसका पंख तो, विंग्स तो और भी छोटा था, उससे भी छोटा था, ठीक है। जब उससे छोटा पंख वाला उसकी बहन वो ब्रिंक तक गई, किनारे तक आई और अपने पंख फड़फड़ाई और उड़ गई। ताजुब का बात यह था कि ये जो यंग सीगल था, ये इतना सा मस्टर अप यानी गैदर करेज, वो इतना सा हिम्मत नहीं जुटा पाया टू टेक दैट प्लंज। प्लंज यानी वो छलांग लगाना, और शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट, ये होता है प्लंज का मीनिंग, ठीक है। वो इतना सा हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो छलांग लगा पाए।
विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, और अभी वो छलांग उसके लिए लग रहा है कि बहुत डेस्परेट हो गया है, मतलब लगाना ही पड़ेगा छलांग, नहीं तो मरने जीवन और मौत का सवाल है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लंज को हम यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं क्योंकि एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन बना था। बोला जाता है कि ये प्लंज का 2 मीनिंग है यहाँ पे, एक होता है लिटरल मीनिंग, मतलब जो डिक्शनरी में मीनिंग है, तो प्लंज का मतलब होता है कहीं पे छलांग लगाना, अ शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट करना, ठीक है। इसका मेटामॉर्फिकल मीनिंग भी है यहाँ पे, मतलब कुछ डीप मीनिंग भी है इस स्टोरी के हिसाब से। मेटामॉर्फिकल मीनिंग है क्या चीज़ में छलांग लगाना, अ लीप ऑफ फेथ, वहाँ पे उसको अपना विश्वास मतलब जगाना है खुद पे। स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, छलांग लगाना है उसे कंफर्ट जोन से बाहर छलांग लगाना है, ठीक है, यानी रिस्क लेना है, ये इसका मेटामॉर्फिकल मीनिंग है, समझे। तो ये दोनों मीनिंग आपको इसका पता होना चाहिए। फिर आगे लिखा है कि उसके मम्मी पापा उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली मतलब काफ़ी तेज स्वर में वो उसे बुलाते हैं, विथ फ्रस्ट्रेशन, और इस श्रील आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन है, अर्जेंसी है कि आओ तुम भी चलो हमारे साथ, उड़ चलो यहाँ से, ठीक है, कब तक इस लेज में रहोगे। अपब्रेडिंग हिम, इसके साथ साथ वो अपब्रेडिंग यानी उसको डांटते भी है, स्कोल्डिंग भी करते हैं, और थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसे डराते धमकाते भी है कि अगर तुम यहाँ से नहीं उड़े तो तुम यहाँ पे स्टार्व यानी भूखे मर जाओगे अगर तुम यहाँ से नहीं उड़े तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, उस पर पेरेंटल प्रेशर डाल रहे हैं ताकि इस प्रेशर का वजह से वो जो यंग सीगल है वो उड़े, ठीक है, वो अपने फियर पे ओवरकम करे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन के लिए भी, यहाँ पे उसके जीवन मौत का सवाल है, लेकिन तब भी वो हिल नहीं पाया, वो इतना डर से मतलब प्रभावित है। ओवरवेल्ड, इसको बोलते हैं ओवरवेल्ड विथ फियर, ठीक है, डर उसको पूरा जकड़ के रख लिया है। तो ये याद रखिएगा, ये श्रीली मतलब विथ फ्रस्ट्रेशन एंड अर्जेंसी, मतलब इस स्वर में बोलते हैं कि चलो उड़ो यहाँ से, क्यों यहाँ अटके पड़े हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये प्लंज का 2 मीनिंग है, ये दोनों ही याद रखेंगे आप। आगे देखिए, और ये सब जो ऊपर वाला घटना है ये सब कब हुआ था, डेट वॉज 24 आवर्स एगो, मतलब एक दिन पहले ये सब चीज़ हुआ था, एक दिन पहले ही इसके पूरे फैमिली, फादर मदर 2 ब्रदर और एक सिस्टर, ये सब लोग उड़ के चले गए थे, अभी एक दिन बीत चुका है। फिर वापस उस दिन का बात बताया हुआ है कि सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, जब से वो लोग उड़ के गए हैं एक जन भी वापस नहीं आया इस लेज पे, ठीक है। द डे बिफोर, फिर उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ये लोग सब उड़ के गए थे, उस दिन का बात बताया हुआ है। ऑल डे, उड़ने का बाद ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। पूरा दिन वो देखता रहा कि कैसे उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा जो है वो उसके भाइयों और बहन को सिखा रहे हैं क्या, आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कैसे उड़ा जाता है वो सब सीख रहे थे उसके भाई और बहन, ठीक है। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, उसके मम्मी पापा सिखा रहे थे भाई बहन को कि कैसे वेव्स को स्कीम किया जाता है, मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस। आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं ये बर्ड क्या कर रहा है, अपने पैरों को जस्ट टच करते हुए वहाँ से उड़ रहा है, इसको बोलते हैं स्कीम द वेव्स। ऐसा इसलिए करते हैं कि पैरों से हो सकता है कोई मछली पकड़ा जाए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, 4 डायग्राम दिया हुआ था ऐसे ही बर्ड्स का, ठीक है, बोला गया था कि कौन सा बर्ड स्कीमिंग कर रहा है, आप लोग करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो ऐसा ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो याद रखिएगा ये स्कीमिंग का इमेज, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स उसके भाई और बहन को स्कीमिंग सिखाते हैं एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे फिश को पकड़ा जाता है वो सिखाते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, और यहाँ तक कि उसने ये भी देखा कि कैसे उसका बड़ा भाई जो है अपना पहला हरिंग, मतलब अ सॉफ्ट फिन सी फिश, एक टाइप का फिश होता है, उसका बड़ा भाई एक शिकार भी कर लिया, ठीक है, अपना पहला शिकार। और डिवोर इट, डिवोर का मतलब होता है टू ईट समथिंग ग्रीडीली एंड क्विकली, बहुत ही लालच से बहुत जल्दी जल्दी खाना, इसको बोलते हैं डिवोर करना। इसका एक सिनोनिम भी है, मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड भी है जिसको बोलते हैं गजल, ये याद रखिएगा, ठीक है। और डिवोर का ऑपोजिट क्या होता है, निबल, पेक, ठीक है, ये सब इसका ऑपोजिट है एंटोनी में, ये याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, तो जब उसका बड़ा भाई अपना पहला शिकार किया था और उसको खा रहा था रॉक पे खड़े होके, तब उसके पेरेंट्स वहाँ पे गोल गोल उड़ रहे थे और रेजिंग अ प्राउड कैकल, और काफ़ी प्राउडली आवाज़ निकाल रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद कवर्ड आइज। देखिए
इस डायग्राम में देखिए, ये तो है लेज यानी क्लीफ, ठीक है। इसके पूरे फैमिली उड़ के चले गए, लेकिन ये अकेला जो यंग सीगल है वो यहीं पर आ गया, क्योंकि एक तो यहाँ पे गहराई बहुत है, ये ओशन भी बहुत गहरा है और ये काफ़ी दूर तक ओशन फैला हुआ था, ठीक है। फिर बीच में कहीं जाके एक जगह ऐसा ही उठा हुआ स्ट्रक्चर है, उठा हुआ लैंड है, इसी को प्लेटू कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्लेटू पे ये पूरा फैमिली अभी रुका हुआ था, आगे और भी आगे जाके फिर जितना लंबा ओशन होगा वहाँ पे लैंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, पूरा फैमिली उसी प्लेटू पे चल रहे थे उस सुबह में। मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, वो मतलब एक क्लिफ तो ये हो गया, एक क्लिफ इधर होगा और दोनों के बीच में प्लेटू है, ठीक है। उसी का मतलब लोकेशन बताया हुआ है। और प्लेटू पे सभी लोग वॉक कर रहे थे और उसके साथ साथ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइज, ये पूरे फैमिली मेम्बर्स ताना कस रहे थे इस यंग सीगल के ऊपर कि अरे ये देखो कैसा डरपोक है, नहीं उड़ के आ पाया। मतलब यहाँ पे ये भले ही उसके पेरेंट्स या फिर उसका फैमिली हार्श टैक्टिक अपना रहे हैं, लेकिन ये उसके भलाई के लिए है, ठीक है। यूजिंग सेम, यहाँ पे उसका फैमिली उसको शर्मिंदा फील करवा रहे हैं, ठीक है, टू मोटिवेट यंग सीगल, ताकि वो शर्म फील करे और कम से कम उड़ने का कोशिश तो करे एक बार। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज डेट फेस द साउथ, सुबह हो गया था, अब सूर्य धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, दिन का समय हो रहा था, ठीक है। और जो सनलाइट है वो काफ़ी तेज गिर रहा था। डेट फेस द साउथ, और ये जो लेज है उसका डायरेक्शन साउथ की तरफ है, इधर साउथ है तो इधर होगा नॉर्थ और इधर होगा वेस्ट और इधर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। तो इधर से सन राइज किया होगा और अभी सनलाइट पूरा तेज पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और उसे वो हीट काफ़ी गर्मी फील हो रहा था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था पिछली रात से, तो नहीं खाएंगे तो कमजोरी रहेगा और फिर उसको बहुत ज़्यादा गर्मी हीट फील हो रहा था सन का धूप। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. तो अब वो यंग सीगल क्या करता है, slowly out to the brink of the ledge, उस लेज के एकदम किनारे पे आ जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। उसके बाद आने के बाद क्या करता है, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, वो अपने एक पैर पर खड़ा हो जाता है और दूसरे पैर को अपने पंखों में छिपा लेता है। फिर अपने एक आँख को बंद करता है, फिर दूसरे आँख को भी बंद कर लेता है। ऐसा वो करना क्यों जा रहा है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और वो ऐसा प्रिटेंड करता है, एक्टिंग करता है कि उसे नींद आ रहा है, इस होप में कि कहीं उसके पेरेंट्स उसे देखें और उसके दया आ जाए और कुछ उसे खाने को मिल जाए, ठीक है। इसलिए वो ये एक्टिंग करता है, ठीक है। उसके पहले आप ये बात जान लीजिए, यहाँ पे ये डिस्कम्फर्ट लिखा हुआ था, मतलब उसको अब भूख के कारण डिस्कम्फर्ट फील होने लग गया है, ठीक है, और तो कुछ नहीं था। तो यहाँ तक हम पढ़े थे, वो सोने का एक्टिंग करता है, ठीक है, एक टंग पे खड़ा होकर। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसका जो फैमिली था, दे यानी उसका फैमिली, अभी भी उसको उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा जब होना, जब आप कुछ भी करें कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो बोल सकते हैं कि वो लोग क्या है, वो लोग इनडिफरेंट है आपसे, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, ये कई बार यूज होता है, इनडिफरेंट, ठीक है। जब किसी को आप में इंटरेस्ट ही ना हो या फिर आपको किसी में इंटरेस्ट ना हो तो आप क्या है, इनडिफरेंट है उनसे। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their heads. वो देखता है कि उसके भाई बहन सो रहे हैं वहाँ पे प्लेटू पे, ठीक है, अपने सिर को गर्दन में छिपा के। His father was preening the feathers on his white back. उसके पिताजी प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग क्या होता है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, अपने पंख को ठीक ठाक कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन देखिए सिर्फ माँ ही जो थी उसको सिर्फ देख रही थी, बाकी पूरा फैमिली तो अपने में बिजी था। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेटू में एक ऐसा उठा हुआ पोर्शन था, तो वहीं पे वो उसकी माँ बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो अपने सीने को यहाँ पे चिपका के बैठी हुई थी, ठीक है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। तो उसकी मम्मी थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करती थी, मछली का एक टुकड़ा अपने चोंच से निकालती थी, वो मछली जो उसके पैरों पे पड़ा हुआ था, ठीक है, उसको मतलब उसका एक पीस निकालती थी, और पीस निकालने के बाद अपने बीक यानी चोंच को रॉक पे स्क्रैप करती थी यानी रगड़ती थी। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उसका चोंच जो है शार्प रहे, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और ये दृश्य देख के वो यंग सीगल एकदम पागल सा हो जाता था क्योंकि उसे भूख बहुत ज़्यादा लगा हुआ है।
हाउ ही लव टू टीयर द फूड दैट वे, उसे भी बहुत पसंद था कि वो भी उसी तरीके से फूड को टीयर करे, और फिर टीयर करने के बाद अपने बीक यानी चोंच को उस रॉक पे स्क्रैप करे, ठीक है, ताकि वो उसे वेट कर पाए, वेट यानी शार्पन कर पाए, ठीक है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो इस तरीके से बोलता है कि कुछ खाना मुझे भी दे दो। गा कोला सी स्क्रीम्ड बैक, और उसकी मम्मी वापस उसे ये बोलती है डेरिसिवली, इस टोन में। डेरिसिवली मतलब कंटेम्प्ट यानी रेडिक्यूल, उसका मजाक उड़ाते हुए गुस्से में बोलती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली यानी सैडली, लेकिन वो काफ़ी दुखी होकर बोलता रहता है कि माँ दे दो कुछ खाना। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और ऐसे 1-2 मिनट गुजरने का बाद, 1 मिनट गुजरने का बाद वो काफ़ी खुशी से चीख उठता है। तो क्यों इतना खुश हो गया? इसलिए खुश हुआ क्योंकि वो देखा कि उसकी मम्मी मछली का एक टुकड़ा उठा ली है और उड़ते हुए उसके पास आ रही है, मतलब उसे अब खाना मिलने वाला है, ठीक है। ही लीन्ड आउट, वो आगे की तरफ झुकता है, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, यंग सीगल आगे की तरफ झुका हुआ है एकदम ब्रिंक पे, ठीक है। ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो अपने पैरों को रॉक पे पटक रहा है और जितना करीब हो सके वो उतना करीब जाना चाह रहा है अपने माँ के, ठीक है। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ठीक उसके सामने आ गई वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, वो अपना पंख फड़फड़ाना बंद कर दी, ठीक है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हीज बीक, देखिए वो जो मछली का टुकड़ा है उसकी माँ के चोंच में, वो एकदम उसके पहुँच में था, उस यंग सीगल के पहुँच में था, ठीक है, चोंच के पहुँच में। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. वो वेट करता है, चौंक जाता है कि उसकी मम्मी इतना पास क्यों नहीं आ रही है, इतना करीब होकर भी वहीं पे क्यों खड़ी है, इधर रुक के मुझे खाना क्यों नहीं दे रही है। एंड देन मैडन्ड बाई हंगर, लेकिन वो भूख के कारण पागल होके फाइनली ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश पे छलांग लगाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं उसकी मम्मी यहीं पे रुक गई है, मुंह में फिश का एक पीस ली हुई है, वो यहीं पे रुक गई है, यहाँ पे उतर के देती नहीं है खाना, ताकि ये यंग सीगल मजबूर होके इस पे छलांग लगाए, और छलांग लगाने से हो सकता है ये उड़ पड़े। देखते आगे क्या होता है। ये रहा, डाइव एट द फिश विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, लेकिन वो एक क्या होता है, फिश तो पकड़ नहीं पाता है, वो काफ़ी जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ और नीचे की तरफ, ये जैसे लेज है वो यहाँ से बाहर की तरफ आउटवर्ड और डाउनवर्ड इधर नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing. अब वहाँ पे वो भयंकर तरीके से पैनिक कर जाता है। देखिए उसको इतना डर, मतलब उसको कैप्चर कर लेता है, मॉन्स्ट्रस टेरर, बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको। His heart stood still, उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। He could hear nothing, उसे वो कुछ सुनना भी बंद कर देता है, मतलब पूरा पैनिक हो गया वो। But it only lasted a minute, लेकिन ये खुशी का बात ये है कि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ 1 ही मिनट किया वो। अगले ही क्षण वो फील किया कि उसका जो पंख है वो अपने आप खुल गया है, और हवा जो है वो रश करते हुए उसके सीने से टकराते हुए उसके स्टमक तक आते हुए और उसके पंखों तक जा रहा है, ठीक है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो फील कर रहा था कि उसके जो पंख है वो एयर को कट कर रहे हैं, मतलब एयर को रेसिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, एयर का सपोर्ट लेके उसके पंख मतलब ऊपर ढकेल सकते हैं। अब वो फ्लाई कर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, मतलब वो एकदम सिर के बल अब नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, वो देखिए ये क्लिफ है, वो एकदम इस तरीके, हेडलॉन्ग गिरना मतलब एकदम ऐसे नीचे गिर जाना, ऐसा नहीं गिर रहा था वो। ये अगर क्लिफ है तो वो यहाँ से ऐसे आउटवर्ड और डाउनवर्ड इस तरीके से इस शेप में गिर रहा था वो, ठीक है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे कुछ बात का डर नहीं था, उसका डर गायब हो गया। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, बस उसे थोड़ा सा डीजी यानी चक्कर सा आ रहा था। अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, चक्कर सा आ रहा था। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि वो क्यों डीजी फील किया, तो बहुत लोगों को लगेगा इसका आंसर ये होगा कि उसको खाना नहीं मिला था इसलिए वो डीजी फील किया। तो एक रीज़न तो वो हो सकता है, लेकिन मेन रीज़न ये है वो डीजी इसलिए फील किया क्योंकि ही वॉज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, फिर उसके बाद वो अपना पंख एक बार फड़फड़ाया, उसका अपना पहला फ्लाइट लिया और वो फिर ऊपर की तरफ आने लग गया। गा 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 इस तरीके से वो बोलता है, इस तरीके से उसकी मम्मी बोलती है, सूप्ड पास्ट हिम, और बोलते हुए उससे आगे निकल जाती है।
हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसकी माँ जब उड़ रही होती है तो उसका पंख का आवाज़ ज़्यादा होता है क्योंकि बड़ा पंख है, ठीक है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, तो ये सुन के वो यंग सीगल भी कुछ और चीखता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी भी स्क्रीम करते हुए उड़ रहे हैं। वो देखता है कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन भी उसके आसपास उड़ रही हैं, कर्वेटिंग करते हुए, बैंकिंग करते हुए, सोरिंग एंड डाइविंग, ये सब उड़ने का तरीका है, समझ लीजिए। कर्वेटिंग का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग लाइक अ हॉर्स, यानी कुछ इस तरीके से उड़ना, ठीक है, ऊपर नीचे करके उड़ रहा है, इसको बोलते हैं कर्वेटिंग, कर्व बना रहा है, ठीक है। बैंकिंग आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं, इस तरीके से टेढ़े उड़ने को बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। सोरिंग मतलब ऐसे ऊपर जाना, और डाइविंग मतलब ऐसे नीचे की तरफ उड़ना, ठीक है। तो ये चारों तरीके से उसके भाई बहन उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, फिर वो इस बात को भूल ही गया कि एक समय ऐसा भी था जब उसे उड़ना नहीं आता था। वो ऐसे उड़ रहा है मानो वो बहुत दिन से उड़ रहा है अब, ठीक है। ही कमेंडेड हिमसेल्फ, देखिए अब उसका फीलिंग कैसा रहा उड़ने का बाद, वो अपने आप को तारीफ करता है, वो प्राउड फील करता है। तो डाइव एंड सोर एंड कर्व, ठीक है। श्रीकिंग श्रीली, और वो चीखता भी है और काफ़ी तेज आवाज़ में चीखता है, मतलब वो काफ़ी एक्साइटेड भी है। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि वो पहला बार उड़ने के बाद कैसा फील किया, तो प्राउड फील किया, एक्साइटेड था, श्रीकिंग कर रहा था श्रीली, ठीक है। ही वॉज नियर द सी नाउ, और वो पानी के काफ़ी करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, एकदम ये अगर पानी है तो उससे एकदम ठीक सीधे उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ठीक है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो जब नीचे देखता है तो देखता है कि नीचे हरा हरा पानी दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर का, विथ लिटिल रीजेस, और रीजेस मतलब ऐसा वेव्स उसके दिख रहे हैं, मूविंग ओवर इट। एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज, फिर वो अपना सिर इधर साइड की तरफ मोड़ता है। एंड कॉड एम्यूजली, और वो देखता है काफ़ी अच्छा सीन उसे देखने को मिलता है, और इसलिए वो काफ़ी एम्यूज्ड फील करता है, ठीक है। चलिए, हिज पेरेंट एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ ही, तो उसके पेरेंट्स और उसके भाई और बहन ये सभी लोग ग्रीन फ्लोरिंग यानी उस सी में उतर चुके थे उससे पहले। दे वर बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो लोग फिर से श्रीली यानी अर्जेंटली उसको बुला रहे थे कि तुम भी आ जाओ, नीचे उतरो, कब तक उठते रहोगे, ठीक है। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो अपने पैरों को नीचे उतारता है, इस तरीके से उतारता है मानो वो अपना पैर रखना चाहता है पानी में, ठीक है। पानी मानो एक हार्ड सरफेस हो, लेकिन जैसे ही वो अपना पैर वहाँ पे उतारता है उसके पैर डूब जाते हैं उसमें। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो फिर से उसको हल्का सा डर लगता है और वो चीख उठता है और फिर अटेम्प्ट करता है कि फिर से उड़ जाए, यहाँ पे रहना नहीं है, वो सोचता है कि पैर तो डूब गया, अब हम भी पूरा डूब जाएंगे, इसलिए वो फिर से उड़ने का कोशिश करता है। लेकिन चूंकि उसे भूख लगा हुआ था काफ़ी और वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, थक चुका था, वो फिर से उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वो इस विचित्र एक्सरसाइज से काफ़ी थक चुका था, ठीक है। स्ट्रेंज यानी उड़ना उसके लिए काफ़ी एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज था क्योंकि पहली बार उड़ रहा था वो। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका पैर तो डूब गया उस पानी में। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, उसके बाद उसका पेट जो है वो पानी को टच करता है। एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसके बाद वो नहीं डूबा, सिर्फ पैर डूबा, पेट ऊपर ही रह गया। इसका मतलब वो उस पानी में तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके चारों तरफ उसके पूरा परिवार चीख रहे थे, खुशी के मारे तारीफ कर रहे थे और उसे अपने चोंच से फूड भी ऑफर कर रहे थे, डॉग फिश ऑफर कर रहे थे कि लो खाओ। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से वो अपना पहला उड़ान भर लेता है। तो ये चैप्टर आपको देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही अजीब सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, काफ़ी इमेजिनेटिव क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे बोलेंगे कि उसके भाई बहन जो थे, ब्रदर सिस्टर, वो यंग सीगल को देख के काफ़ी निराश फील कर रहे थे। तो इन दोनों का बीच में डायलॉग राइटिंग कीजिए कि ये लोग कैसे अपने यंग सीगल को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डायलॉग राइटिंग आ जाएगा क्वेश्चन। या फिर डायरी राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ देंगे कि इमेजिन कीजिए आप उसकी माँ हैं, ठीक है, और कैसा फील करते हैं उसके रिगार्डिंग, मतलब जब वो नहीं उड़ रहा था, ठीक है, जो रात गुजरा था उस रात को डायरी राइटिंग करती है उसकी माँ, तो क्या लिखेगी वो डायरी में। या फिर आप यंग सीगल बोलेंगे कि इमेजिन कीजिए आप यंग सीगल है और आप अकेले हैं उस लेज पे, तो आप एक डायरी राइटिंग कीजिए कि आप क्या क्या फील करते हैं, क्यों नहीं उड़ पाए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो पूरी आपका इमेजिनेशन के ऊपर है, आप कैसा सोचते हैं उसी के ऊपर आंसर देना है। ये सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे।
और ऊपर में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए, ऊपर प्लंज का मीनिंग, ये सब जो वर्ड लिख रखे हैं, ये सब डीजी का क्वेश्चन, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में सर्च कर देना है कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय सीबीएसई गाइडेंस। ये बाय सीबीएसई गाइडेंस लिख के सर्च कीजिएगा, पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये स्टोरी खत्म हुआ। आइए आ जाते हैं दूसरे स्टोरी पे। अब आइए दूसरा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। लिखा हुआ है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देखिए, यहाँ पे जो मी है वही इस स्टोरी के नरेटर है, मेन कैरेक्टर है। किसी भी स्टोरी का मेन कैरेक्टर को क्या कहते हैं, प्रोटागोनिस्ट, ठीक है। वहाँ पे ये रोल क्या है इनका, ये एक पायलट है। तो बोल रहे हैं कि सीन कुछ ऐसा था कि जब ये फ्लाई कर रहे थे एक एरोप्लेन, तब क्या था, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। इनके पीछे दिख रहा था कि मून बाहर निकल रहा है और स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और आसमान में दिख रहा था तारे टिमटिमा रहे, ठीक है। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। ये बात को नोट कीजिएगा कि स्काई में कुछ भी क्लाउड का कोई निशान नहीं था, बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं काफ़ी खुश था, यानी ये पायलट या फिर प्रोटागोनिस्ट बोल लीजिए, ये काफ़ी खुश थे जब ये अकेले थे उस एरोप्लेन में और आसमान में उड़ा रहे थे ओवर द स्लीपिंग कंट्री साइड। और नीचे में क्या था, रूरल एरिया था जो कि सोया हुआ था। तो उस खुले आसमान में वो अकेले हवाई मतलब फ्लाई कर रहे थे, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, हैप्पी थे वो, ठीक है। वो क्या फ्लाई कर रहे थे, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। एक टाइप का एरोप्लेन है, वो उसको फ्लाई कर रहे थे। डकोटा एरोप्लेन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कहाँ फ्लाई कर रहे थे, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। वो अभी जो फ्लाई कर रहे थे वो एरिया था, वो किसके ऊपर उड़ रहे थे, फ्रांस के ऊपर, ठीक है। और वो उनका डेस्टिनेशन कहाँ था, इंग्लैंड जा रहे थे वो। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। छुट्टी पे जा रहे थे और उसी का सपना वो देख रहे थे, मतलब इमेजिन कर रहे थे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और काफ़ी इच्छुक थे कि अब वो इंग्लैंड में जाके अपने फैमिली से मिलेंगे। आई लुक्ड एट माई वॉच। वो अपने घड़ी को देखते हैं और समय हो रहा था 1:30 इन द मॉर्निंग, रात के 1:30 बज रहे थे, ठीक है। तो इस बात से ये समझ में आता है कि ये जो भी है, ये पायलट, ये अपने फैमिली से काफ़ी प्यार करता है, फैमिली के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला आदमी है ये, ठीक है, क्योंकि छुट्टी मिलते ही ये घर जा रहा है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। वो पायलट सोचता है कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल फ़ोन कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के ठीक जो फ्रंट पार्ट था उसके आगे अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। उन्हें एक बड़ा शहर नज़र आ रहा था, उसके लाइट्स नज़र आ रहे थे, और वो शहर कौन सा था, जरूर पेरिस होगा। उसलिए वो सोचते हैं कि एक बार हम वहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं। वो रेडियो स्विच ऑन करते हैं और बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, ठीक है। वो अपना नाम बताते हैं। कैन यू हियर मी, क्या आप सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से ओवर, इतना बोल के ओवर करते हैं और इमिडिएटली उस रेडियो से आंसर आता है कि DS-088 आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। वो बता देते हैं कि अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ डायरेक्शन मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। DS-088 ओवर, इतना बोल के ओवर बोलते हैं। तो ये पायलट मैप चेक करते हैं, कंपास चेक करते हैं। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो वो दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक था, उसको यूज़ में लाते हैं। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, इतना डायरेक्शन मोड़ लेते हैं टुवर्ड्स इंग्लैंड, ठीक है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। वो पायलट सोचता है कि नाश्ते के समय तक तो हम घर पहुंच जाएंगे, एक अच्छा बड़ा मतलब हेवी इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ईजी फ्लाइट था, कोई बादल नहीं था, क्लाउड नहीं था, हवा नहीं है, तो आराम से जर्नी हो रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। देखिए, अब कुछ रोमांच आएगा यहाँ पे। बोला गया है कि पेरिस क्रॉस किए हुए 150 किलोमीटर हो चुका था। अब क्या हुआ, अब इन्हें क्या दिखा, देखिए, आई सॉ द क्लाउड्स। अब इन्हें क्लाउड्स नज़र आने लगे, बादल नज़र आने लगे। और ये बादल मामूली बादल नहीं थे, स्टॉर्म क्लाउड्स थे, मतलब इसमें तूफान, लाइटनिंग वगैरह हो रहा था। दे वर ह्यूज, हवा चल रहा था और काफ़ी बड़े बड़े बादल थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। एक बड़े काले पहाड़ की तरह दिख रहे थे जो मेरे सामने खड़े हैं। तो अब यहाँ पे इनके पास ऑप्शन क्या है, मान लीजिए ये बहुत सारा क्लाउड है और यहाँ से एरोप्लेन आ रहा है, तो इनके पास ऑप्शन क्या है, क्या तो ये ऊपर से चले जाए या फिर नीचे से चले जाए, नहीं तो साइड से होके निकल जाए।
तो लिखा था कि आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था कि मैं ऊपर से भी नहीं जा सकता हूँ, नीचे से भी नहीं जा सकता हूँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि हम उसको मतलब बाईं ओर या फिर दाईं ओर से क्रॉस कर ले, इतना फ्यूल नहीं था, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बचा है उस पायलट के पास, उस डकोटा एरोप्लेन के पास, कि वो सीधा इस क्लाउड के अंदर जाए, नहीं तो वापस रिटर्न जाए, ठीक है। 2 ऑप्शन बचा है। तो वो पायलट सोचता है कि आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन वो ये भी सोचता है कि आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, उसे घर पहुंचना है क्योंकि उसका फैमिली इंतजार कर रहा है, सबके साथ बैठ के नाश्ता करना है, ठीक है। हमें तो पहले से पता है कि ये फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, तो उन्हें नाश्ता भी करना था, उनसे मिलना भी था, बहुत दिनों बाद छुट्टी बिताने आ रहे थे, तो कैसे वो वापस रिटर्न मुड़ जाए, इसलिए वो सोचते हैं कि आई विल टेक द रिस्क, मैं ये खतरा मोड़ लूँगा, ठीक है। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम, और वो सीधा वो डकोटा एरोप्लेन को उस तूफान में डाल देते हैं, अंदर ले जाते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, क्लाउड के अंदर जैसे ही जाते हैं हर तरफ काला छा गया, ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा था। इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, ठीक है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड ट्विस्टेड इन द एयर, ये जो पुराना डकोटा एरोप्लेन है ये उसमें जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, इतना खतरनाक वो क्लाउड था। तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाते हैं, वो कंपास ढूंढते हैं, ठीक है, कंपास को देखते हैं, और वो कंपास देख के उन्हें बिलीव नहीं होता है कि कंपास क्या हो रहा होता है। देखिए, आई कुडंट बिलीव माई आईज, उनको अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। क्या देखे वो कि द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास गोल गोल घूमे जा रहा है, इसका मतलब कंपास डेड हो चुका था, वो अब दिशा नहीं बता पाएगा, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट भी काम करना बंद कर दिए। तब ये रेडियो ट्राई किए, रेडियो में बोलते हैं पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, लेकिन वहाँ से भी कोई आंसर नहीं आता है। पहले तो इमीडिएटली आंसर आ गया था, इस बार कोई आंसर नहीं आया, इसका मतलब रेडियो भी डेड हो चुका था। ना रेडियो है, ना कंपास है, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे है, वो पूरी खो चुके थे उस स्ट्रॉम में, ठीक है। देन अब यहाँ पे फिर एक ट्विस्ट आता है, इन द ब्लैक क्लाउड्स, उसी काले बादल में, क्वाइट नियर मी, ठीक मेरे करीब, आई सो अनदर एरोप्लेन, इन्हें एक और दूसरा एरोप्लेन दिखता है। इसी को ब्लैक एरोप्लेन कहा गया है इस स्टोरी में, स्टोरी का नाम भी ब्लैक एरोप्लेन है, ठीक है। इट हैड नो लाइट्स, इस एरोप्लेन में कोई लाइट नहीं था उसके विंग्स पे, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रॉम, लेकिन मैं देख पा रहा था कि वो प्लेन ठीक मेरे बगल में फ्लाई कर रहा है। ये देख सकते हैं, ये है पायलट, नरेटर, प्रोटैगोनिस्ट, और ये है अजीब सा एरोप्लेन, मिस्टीरियस एरोप्लेन, जिसको ब्लैक एरोप्लेन कहा गया है, ठीक इनके सामने फ्लाई कर रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, वो मैं देख पा रहा था कि पायलट का फेस मेरी तरफ ही मुड़ा हुआ है, मतलब वो पायलट मुझे देख रहा था। इससे काफ़ी होप आता है हमारे प्रोटैगोनिस्ट पायलट को, ठीक है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, बस हिम्मत आ गया उनमें। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, यहाँ तक कि वो दूसरा पायलट जो था वो अपना हाथ भी हिलाता है, हाई बोलता है, ठीक है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, बोला कि तुम मेरे पीछे आओ। ही नोज डैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। तो ये पायलट सोचता है कि पक्का वो दूसरा पायलट जो है वो ये बात समझ गया है कि मैं इस बादल में खो चुका हूँ, इसलिए वो मुझे हेल्प करना चाहता है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, और वो जो ब्लैक एरोप्लेन था ठीक पायलट के एरोप्लेन के सामने आ गया, ठीक है। सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो, ताकि ये मेरे लिए ईजी होगा कि वो जब सामने रहेगा, वो जैसे जैसे आगे जाएगा मैं उसके पीछे पीछे हो लूँगा, ठीक है। आई वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ये लाइन के ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार, लेकिन मैं खुश था उस एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने के लिए, ठीक एक ओबीडियंट आज्ञाकारी बच्चे की तरह। तो इस लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे जो प्रोटैगोनिस्ट यानी पायलट है वो काफ़ी एक ओबीडियंट पर्सन है। वो जो उनको अगर हायर अथॉरिटी कोई काम भी देते होंगे तो वो उसको काफ़ी इच्छा से, मतलब मन से पूरा करते होंगे, ठीक है। रूल्स को फॉलो करने वाले इंसान नहीं है, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधा घंटा हो गया, वो लोग जाए जा रहे हैं उस बादल से। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 to 10 मिनट्स मोर। अब मेरे डकोटा में सिर्फ इतना ही फ्यूल था जिससे सिर्फ 5 से 10 मिनट उड़ा जा सके। मैं फिर से डरने लग गया, ठीक है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम। फिर तभी क्या हुआ, वो दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगा और मैं भी उसको फॉलो करने लग गया।
सडनली मैं उस क्लाउड से बाहर आ गया, ठीक है, और मैंने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने देखा कि लाइट का लाइन्स है, जैसे कि आप पिक्चर पर देख सकते हैं। इसी को तो क्या बोलते हैं, तो रनवे आ गया, मतलब जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करेगा। इट वॉज अ रनवे, यानी एक एयरपोर्ट आ चुका था, यानी मैं सुरक्षित था, मैं उस स्टॉर्मी क्लाउड से निकल चुका था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं मुड़ा देखने के लिए कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ तक पहुँचा, लेकिन आश्चर्य का बात यह है कि द स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान खाली था, कोई नहीं था वहाँ पे। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, गायब सा हो गया वो अचानक से। मैं उतरा एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं तुरंत उतर के उस ओल्ड डकोटा से बाहर निकला और कंट्रोल टावर की तरफ गया, और वहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे एक वुमेन बैठी हुई थी, और वहाँ पे मैं गया और वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, और पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ अभी, मतलब ये कौन सा एयरपोर्ट है, और दूसरा जो पायलट था वो कौन था, क्योंकि मुझे उसे थैंक यू कहना है। वो जो वुमेन थी कंट्रोल सेंटर पे, वो मुझे देखती है वेरी स्ट्रेंजली, काफ़ी चौंक के देखती है, और फिर हंसते हुए बोलती है, दूसरा एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, वो भी इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात तो कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन रडार में दिख रहा था, आपको छोड़ के और कोई एरोप्लेन नहीं था इस तूफान में। तो ये बात सुन के जो हमारे प्रोटैगोनिस्ट है पायलट, वो काफ़ी चौंक जाते हैं, वो बोलते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, और हम रीडर भी सोच में बहुत पड़ जाते हैं कि क्या हुआ। हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास एंड और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो कौन था वो जिसने मेरा हेल्प किया, जब कंपास काम नहीं कर रहा था, रेडियो काम नहीं कर रहा था, मेरे टैंक में ज़्यादा फ्यूल नहीं था, तो कौन वो इंसान मेरा हेल्प कर दिया। वो पायलट कौन था जो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ था, जो उस स्टॉर्म में फ्लाइंग कर रहा था विदाउट लाइट्स, यहाँ तक कि उस एरोप्लेन में कोई लाइट भी नहीं था, तब भी वो फ्लाई कर रहा था। वो पायलट कौन था, वो एरोप्लेन कौन था, कौन हेल्प किया मेरा, ये सब सोच उसके दिमाग में रह जाता है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे प्रोटैगोनिस्ट पे, राइटर पे, सॉरी पायलट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इमोशनली काफ़ी शेकन, हिल गया वो अंदर से कि कौन मेरा हेल्प किया, क्योंकि काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस है। हो सकता है वो घर जाने के बाद वो अपना जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट था, जिसके लिए वो इतना बेताब था, वो उसको उतना अच्छे से एंजॉय भी ना कर पाए इस एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। इस पूरा स्टोरी का जो मूड है, मूड के ऊपर क्वेश्चन आता है, मूड कैसा है, तो ओमिनस, काफ़ी सैड मतलब मूड है, और सस्पेंसफुल मूड रहा है, ठीक है। राइटर का 2 गुण यहाँ पे समझ ही गए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली और ओबीडियंट एंड कंप्लायंट है ये आदमी। हम रीडर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस स्टोरी का, लास्ट में तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि क्या हुआ, हमने जानना था कि वो कौन हेल्प किया, कैसे हेल्प किया, हम रीडर्स भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। और ये स्टोरी जो है ओपन टू इंटरप्रिटेशन, रीडर अपने मर्जी से स्टोरी को जैसे समझना चाहे वैसे समझ सकता है। अगर कोई ज़्यादा स्पिरिचुअल आदमी है तो वो ज़रूर सोचेगा कि ज़रूर उसे गॉड ने हेल्प किया होगा, या फिर कोई चमत्कारिक शक्ति होगा वो हेल्प किया होगा। और कोई अगर ज़्यादा साइंटिफिक पर्सन है वो सोचेगा कि नहीं, वो उसका सिर्फ हेलुसिनेशन था, ठीक है, एक भ्रम था, वो डर में ऐसा उल्टा सीधा इमेजिनेशन कर लिया, और अल्टीमेटली वो अपने स्किल से ही वो यहाँ तक पहुँचा है। तो इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, आपसे बोलेंगे कि ये स्टोरी 2 लोगों ने पढ़ा, एक है स्पिरिचुअल लीडर इन्होंने पढ़ा, और दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने पढ़ा जो कि साइंस को बिलीव करते हैं। तो दोनों ये स्टोरी को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो स्पिरिचुअल लीडर जरूर बोलेंगे कि यहाँ पे सुपर नेचुरल इंटरवेंशन है, ज़रूर कोई भगवान का रोल है, ठीक है, जो यहाँ पे उस पायलट को बचाया। जबकि एक साइकोलॉजिस्ट बोलेगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका हेलुसिनेशन है, एक भ्रम है। इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन इंसान जब प्रेशर में आता है ना, तब ऐसा अजीबोगरीब हरकत करता है जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो साइकोलॉजिस्ट ये एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बात ध्यान में रखिए, और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वेबसाइट पे दे दिए हैं। तो ये जितना बात अभी हम बोले, ये सब अगर आप अच्छे से तैयार करके वो क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, और ये जो पूरा पीडीएफ है, जो भी सब हम लिख रखे हैं, अंडरलाइन कर रखे हैं, ये भी पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पर और भी वीडियो से आप उनको देखिए, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।